हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के साथ साथ हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या क्या डिफरेंस होता है। फिर हम देखेंगे जो स्मॉल जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पे क्या होती है, ऊपर जाए तो क्या होता है, अगर डाउन टू द अर्थ चले तो क्या होगा, पोल पे क्या होगा, इक्वेटर पे कितनी होगी। देन हम देखेंगे कि अगर एक इंसान किसी लिफ्ट में बैठा है तो उसके ऊपर नीचे जाने से जी पे क्या इफेक्ट आता है, उसके बॉडी वेट आप क्या फील करते हो कि बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम सैटेलाइट के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। देन मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। देन उसके बाद हम देख लेंगे थोड़ा सा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बच जाएगा वो देख लेंगे। देन आई होप कि टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। तो ग्रेविटेशन जान लेते हैं फिर हम देख लेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे हम जो सामने लिखा है ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल ही है कि ग्रेविटेशन का लॉ क्या कहता है। ओके, एक चीज सबसे पहले आपको याद रखनी है क्या, कि दुनिया में कोई भी अगर बॉडी है इंक्लूडिंग हम लोग भी, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी। हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बाय अ फोर्स कॉल्ड अ ग्रेविटेशन, उसी को ग्रेविटेशन कहा जाता है। अगर एक पेन पकड़ा है, आप पेन को छोड़ते हो और नीचे जमीन पे क्यों गिर जाता है जाके, बिकॉज वहां पे ग्रेविटेशन की फोर्स लग रही होती है। अर्थ बड़ी है एज कंपेयर टू पेन, तो पेन अर्थ की तरफ खींचा चला जाएगा। तो दुनिया में हर एक चीज एक दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि पेन ने अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया, बट फर्क ये था कि पेन का मास नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू अर्थ, सो अर्थ ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। हालांकि दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे थे। तो पहला तो ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसको बोलते हैं, कि दुनिया की हर एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, बोलता है कि एवरी पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कुछ भी बॉडी या छोटे से छोटा पार्टिकल जो हो इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करता है, अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स विद अ फोर्स। यही मैंने ऊपर लिखवा दिया कि दुनिया में कोई भी पार्टिकल्स जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगा। और जो खींचने में उसको ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, वो फोर्स डेट क्या होगा, वो फोर्स कौन सी होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। उनके दोनों जो जिसके बीच में फोर्स लग रही है, जैसे एक पेन और अर्थ के बीच में लग रहा था, तो पेन का भी मास है, अर्थ का भी कुछ मास है, तो पेन का भी मास है। दोनों के मास को प्रोटेक्ट करना है हमें। हम क्या निकाल रहे हैं, हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं जो ग्रेविटेशन की वजह से लग रही है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उसका इनवर्स होगी किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों चीजों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों चीजों के बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर मैथमेटिक्स देखें तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मास तो ये एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास। पहली चीज का ही मास होगा, दूसरी का ही मास होगा, दोनों को प्रोडक्ट करना है। जैसे दोनों का मास मान लो 2 kg 4 kg अलग अलग दिया, दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही होगी। और नीचे आता है आर का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं उसके बदले में आता है जी। तो ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी वैल्यू के ऊपर। सबसे पहले एफ इज द क्या है, जो एफ निकाला हमने वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट मेजर इन न्यूटन। अगर पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो सबको पता है न्यूटन होता है। लेकिन जो ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लग रही होती है दोनों के बीच में, दो ऑब्जेक्ट आपस में खींच रहे हैं, जो बीच में फोर्स लग रही है वो क्या होता है, उसका यूनिट हम न्यूटन में मेजर करते हैं। और जो ग्रेविटेशन फोर्स हम निकाल रहे हैं वो दो बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स निकाल रहे हैं, किसकी वजह से लग रही है, वो ग्रेविटेशन की वजह से। जो जी है वो क्या है, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है विद द वैल्यू ऑफ 6.674 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये ऐसा यूनिट आपको यहां से निकलेगा। किसने पूछा बताइए, जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, यहां से जी कितना आएगा, तो आप बोलोगे ये जो आर है स्क्वायर
सही में ये ऐसे था, जी m1 m2 नीचे r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और फोर्स नीचे आ जाएगा और ये वाला सारा इसके नीचे चला जाएगा। क्या है आपका m1 m2 और फोर्स के साथ आएगा आपका r का स्क्वायर। यही होगा जब g निकाला तो ये ऊपर आ गया फोर्स इंटू आर स्क्वायर और m1 m1 नीचे आ गया। यहां पे देखिए ऐसा यूनिट क्या बनेगा, g का यूनिट क्या बना, बोलो सर r क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मतलब मीटर का स्क्वायर, फोर्स क्या है न्यूटन, डिस्टेंस क्या है मीटर, मीटर और नीचे क्या है मास मतलब किलोग्राम का स्क्वायर। तो फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे इसी ने तो लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का ऊपर जाके माइनस, यही लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए आपको सिंपली एक ही बात याद रख के जाना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रिलेटेड, वो होगा कि सर जो मेरी फोर्स लगने वाली होती है वो बीच में होता है जी m1 m2 नीचे r का स्क्वायर। मैंने फोर्स बता दिया, फोर्स क्या है दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स ग्रेविटेशन की वजह से। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू आपको याद करनी है 6.6674 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम की पावर -2। ये याद नहीं करना, यूनिट आपको खुद बनाना है, यहाँ से हमेशा खुद बना के लिखना है, रट्टा नहीं मारना। बट ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी कि जी की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स होती है। बोले कि m1 इज द मास ऑफ वन मैसी बॉडी मेजर इन किलोग्राम। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं एक चीज याद रखना, हम जब भी ग्रेविटेशन निकालते हैं ना वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, जैसे अर्थ और मून के बीच में लगने वाली फोर्स, मून और सन के बीच में लगने वाली फोर्स, जितने भी एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच में फोर्स लग रही है, सोलर सिस्टम आपस में एक दूसरे का रेवोल्यूशन कर रहा है, वो किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स। वो जो फोर्स निकालते हैं ना तो वो हमेशा हम दोनों बड़े बड़े मास को लेते हैं, और जो जब हम छोटे वाला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं वो वाली फोर्स वो हम अर्थ के रिलेटेड निकालेंगे। फिलहाल आप याद रखना कि m1 होता है एक बड़ी बॉडी जो भी है, मान लो मून ले लिया, दूसरी साइड m2 हमने अर्थ ले लिया, दोनों के बीच के लगने वाली फोर्स निकाल रहे हैं, तो यही फॉर्मूला होगा उसमें भी। दोनों का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, क्योंकि दोनों मास है। और r क्या है सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब कितनी बीच की दूरी है, भाई अर्थ और मून के बीच में कितनी दूरी है इसके बीच में फोर्स निकाल रहे हैं, तो r का स्क्वायर मतलब r क्या है डिस्टेंस होता है, किलोमीटर में इसका यूनिट हो जाएगा। समझ आई सबको, किलोमीटर में इसका यूनिट हो जाएगा। बट ऐसा यूनिट करें तो डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है, किसमें मेजर किया जाता है, मीटर में। तो आपको नेक्स्ट टाइम से बस एक ही बात याद रखनी, वो क्या कि सर ने बताया था कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है फोर्स वो बराबर होती है जी m1 m2 नीचे r का स्क्वायर। आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में जो मास जिसका पहला ले रहा है मास दूसरे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। m1 m2 क्या है पहले ही ऑब्जेक्ट का मास और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। अब कल को आ गया कि जी की यूनिट बताओ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन जी की कांस्टेंट की। तो क्या निकालोगे, आपको जी निकालना है, ओके निकाल लेते हैं। मैंने पहले ही बताया कि फॉर्मूले आने चाहिए, ऐसे यूनिट आपको नहीं पढ़ने हैं, खुद बनते हैं वो। अब बताओ फंडामेंटल क्या होते हैं कि सर फोर्स तो न्यूटन होता है, डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे, नीचे दोनों की दोनों मास है तो मास किलोग्राम होता है, 2 बार स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये आप कर पाओगे। इसके रिलेटेड अगर आपको डायमेंशन लिखना होगा तो भी लिख सकते हैं। फोर्स का आपको पता है, फोर्स को पता है m1 l2 क्या होता है mlt की फॉर्म है, m1l2t-2 होता है, और मीटर का रखोगे वहां पे लेंथ 2 बार रख दोगे, नीचे मास 2 बार है तो क्या होगा mlt मास, तो मास 2 बार रखोगे, तो ये चीज आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। मैंने बेसिक क्लास जहाँ पे आपको ऐसे यूनिट पढ़ाया था, मैंने सब कुछ पढ़ाया था। अब एक फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां तक समझ आ गई। ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाली ग्रेविटेशन की वजह से कैसे निकाली जाती है, जी मतलब यूनिवर्सल कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, बस यही एक तरीका होता है। यहाँ पे मैंने लिखवा भी दिया कौन क्या है, ये याद रखना, एक फॉर्मूला याद कर लो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन खत्म हो जाएगा। यहां से बनने वाले क्वेश्चन देखो, मैं अगर क्वेश्चन पूछ लूं इफ मास इंक्रीज, मास दो किसी भी एक का m1 दे दिया, मास इंक्रीज, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो बताओ फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आंसर होगा
फोर्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, कोई मुझे बता सकता है? बिकॉज फोर्स जो है वो डायरेक्टली रिलेशन बना रही है मास के साथ। तो जिसका भी रिलेशन डायरेक्ट होता है ना, तो जैसा जैसा फर्क वैसा वैसा आंसर। अगर इंक्रीज करेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, चाहे पहली बॉडी का मास ज्यादा करे दूसरे का, आंसर हमेशा बढ़ना, फोर्स बढ़ेगी। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, अगर इसको भी बढ़ाए तो फोर्स बढ़ जाएगी। हाँ, अगर मैं बोलूं इफ आर डिक्रीज किया जाए, आर मतलब डिस्टेंस, देन फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आंसर होगा सर फोर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स का डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स, उल्टा रिलेशन, वो भी स्क्वायर, तो ज्यादा कम हो जाएगी। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बना दूं, यहाँ पे एक चीज देखना, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम्स हाफ, देन फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा। तो मैं देखूंगा सर, फोर्स निकालना सर ने सिखाया था, जी m1 m2 r का स्क्वायर। तो मैंने आपको ये बेसिक में पढ़ाया था किसी भी फॉर्मूले को चेंज करना, जैसे काइनेटिक एनर्जी वाले मैंने बताया था, पोटेंशियल एनर्जी बताया था, कैसे आंसर आते हैं। आपको देखना फॉर्मूले में एक्स्ट्रा क्या था, वही आंसर होता है। फोर्स पे क्या इफेक्ट आएगा, जी वही है, m1 भी वही है, m2 भी वही है, लेकिन r को आधा कर दिया। r मतलब डिस्टेंस को आधा किया, तो डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है। नीचे क्या आएगा, r का स्क्वायर, और एक आपका यहाँ 4 एक्स्ट्रा आ गया। ये 4 कहाँ चला जाएगा, ये 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे डबल है तो ऊपर चला जाएगा, मतलब 4 टाइम्स जी m1 m2 r स्क्वायर, बाकी वही रह गया, फॉर्मूले वही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरा, इसका मतलब मेरा ये हो गया, यहां से देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरी जो फोर्स थी वो 4 टाइम्स ऑफ न्यू फोर्स होगी। बाकी तो वही है ना, ये तो वही है फॉर्मूला, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है, 4, तो इसका मतलब फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप डिस्टेंस को आधा करते हो, फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको इतनी फास्ट क्यों पढ़ा पाया, क्योंकि मैंने जब बेसिक लेक्चर करवाए थे, वहां यूनिट्स देखना ऐसा, यहाँ पे मैंने सारे डायमेंशन बताए थे, तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था कैसे डिक्रीज इंक्रीज करते हैं। जब मैंने आपको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बताई, तब भी मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट बताया। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, रेजिस्टेंस निकालना बताया था, किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस कितना निकलता है, लेंथ बढ़ने से क्या इफेक्ट आता है, तो वो मैंने तब भी ये कॉन्सेप्ट करवाया था। तो सेम कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ना हो तो उसको हम जल्दी बना सकते हैं, बस आपको लिंक करना होता है। तो ये आपका खत्म हो गया, ग्रेविटेशन क्या होता है, किसी भी दो बॉडी के बीच में लगने वाली फोर्स कैसे निकाली जाती है, मैंने आपको बता दिया। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसकी होती है, मास के, जी के, ग्रेविटी के, जो जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, या डिस्टेंस के, तो आपको पता होना चाहिए इनवर्स किसका होता है, डिस्टेंस के साथ, डायरेक्ट इसके साथ, इनके साथ रिलेशन होता है। ये चीज याद रखना, बस ये खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं छोटे जी की, स्मॉल जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सर ग्रेविटेशनल तो हमने फोर्स पढ़ ली, ग्रेविटेशनल क्या था वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ग्रेविटी क्या होती है, बड़ी ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को शॉर्टकट में ग्रेविटी बोलते हैं, लेकिन कब, द ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ की खींचने के बीच में जो अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रही है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्टिव में हम स्पेशल इसका नाम देते हैं ग्रेविटी, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं, इसलिए हम शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या होती है, कि सर अर्थ और किसी चीज के बीच में लगने वाली फोर्स को ही एक्सीलरेशन ड्यू टू सॉरी ग्रेविटी ही कहते हैं। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेविटी क्या होती है, बीच में लगने वाली फोर्स ही होती है वो। हम ग्रेविटेशनल नहीं पूछते, ग्रेविटी बोलते हैं अगर अर्थ खींच रही है तो। ग्रेविटी इज फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स अ बॉडी टूवर्ड्स द सेंटर। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ किसी चीज को खींच रही है। मतलब अब मैं अब निकालूं कि इस पेन का और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, उसको हम ग्रेविटी बोलेंगे। क्यों ग्रेविटी, इसलिए बोलेंगे क्योंकि अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, अर्थ के रिलेटेड आएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी ही बोल देंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अर्थ जब किसी चीज को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है, कहाँ, टूवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, अर्थ हमें अपनी सेंटर की तरफ खींचती है।
तो अगर हम बात करें ग्रेविटी, तो ग्रेविटी किसके रिलेटेड होती है? अगर अर्थ की बात करें, अर्थ के रिलेटेड जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उसको हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। और ये कौन सी फोर्स होती है? जब अर्थ किसी चीज को अपने सेंटर की तरफ खींच रही होती है। फॉर एग्जांपल पेन और अर्थ के बीच में लगने वाली फोर्स। आप लोग जंप करते हो छत से और नीचे जमीन पे जंप करते हो, तो नीचे क्यों आए? क्योंकि अर्थ ने आपको अपनी तरफ पुल किया, खींचा सेंटर की तरफ अपने। तो सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होता है? ये एक अर्थ है, मान लीजिए यहाँ पे एक अर्थ है। तो अर्थ ये पूरी गोला फुटबॉल, आप फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर में, बीच में चले जाओ, सेंटर जहां से इस सर बाहर निकल जाओ, इस सर बाहर निकल जाओ, वो जो सेंटर को, उसको सेंटर ऑफ अर्थ बोलते हैं। तो सेंटर की तरफ चीज अट्रैक्ट होती, खींची जाती है। अगर अर्थ खींचती है, जो फोर्स लगी उसको बोलते हैं ग्रेविटी। समझ आई ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या फर्क होता है? ग्रेविटी अर्थ के रिस्पेक्टिव में हम लोग बोलते हैं। देखो, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब मान लो ये पेन को मैंने पकड़ा हुआ है, तो इस टाइम इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 0। अगर हम पेन को ऊपर रखा हुआ, पेन को मैं छोड़ूंगा तो वो जाके अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है, ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही है। तो अगर मैंने पकड़ा तब एक्सेलरेशन 0 है। अब 0 से बढ़ के एकदम से वो जब तक अर्थ के साथ टकराएगी तब तक सबसे ज्यादा ग्रेविटी हो चुकी होगी उस चीज की। जितनी हाइट से फेंकेगी उतनी ज्यादा ग्रेविटी हो जाती है, उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाती है। और जो अर्थ की खींचने की वजह से एक्सेलरेशन आया, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से हुआ, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप समझ पाए होंगे। हाँ, लेकिन इसकी जो वैल्यू ये पेपर में पूछी जाती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी? पहली बात तो इसका सिंबल होता है स्मॉल जी। स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हम जहां भी जी आएगा तो जी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन बनती है और ग्रेविटी की वजह से, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड में, पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो जाती है। अगर हम बात करें इसकी फॉर्मूला की, यहां तक समझ पाए? ग्रेविटी क्या है सर? वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है, लेकिन वो अर्थ की वजह से जो होती है उसको हम ग्रेविटी बोल देते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल देंगे। इसका सिंबल होता है जी, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, जी किसके बराबर होता है। तो ये हम लोग डायरेक्टली याद नहीं करेंगे, मैं आपको बना के बताता हूँ। अगर हम बात करें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होती है वो क्या होती है? जी, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला, दोनों का मास और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है। अच्छा, अब हम बोलते हैं कि ये जो फोर्स लग रही है वो किसके बीच में लग रही है? जी तो कांस्टेंट रहेगा ही, ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहेगा। मान लो m बन ये है अर्थ, और m मान लीजिए आपका वेट है, और r क्या है? दोनों के बीच का रेडियस, मतलब डिस्टेंस कितना है। मान लीजिए डिस्टेंस कितना है? r है। ये है, मान लीजिए हमारे पास एक अर्थ, यहां पे आप खड़े हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है अर्थ, यहां पे कहीं आप खड़े हैं। अब आपको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, आप यहाँ पे खड़े हैं ना, आपका वेट क्यों होगा? क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो। अब अर्थ आपको अपनी तरफ खींच रही है, तभी आप ऊपर नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि अर्थ खींच रही है, तभी आपका वेट भी होता है। आपका वेट भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर। क्योंकि सेंटर अपनी अर्थ का सेंटर जो अपनी तरफ खींचता है चीजों को। आपका वेट मान लीजिए m2 है, और अर्थ का वेट है m। तो क्या, मुझे एक बात बताइए, आपका वेट अगर हम अर्थ से कंपेयर करें कितना वेट है, तो आप बोलोगे नेग्लिजिबल वेट है। यहाँ पे हमने बोला ये m1 है, लेट m1 है, वो है आपका मास ऑफ अर्थ। मास और वेट में क्या डिफरेंस है वो भी समझा दूंगा। m2 मान लीजिए मास ऑफ किसी पर्सन का मास है, किसी एक इंसान का। और r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे आपने फोर्स लिखा जी, m1 और m, क्या m लिखने की जरूरत है आपको? चलो लिख देते हैं, आपका मास है, नीचे क्या है? r का स्क्वायर। अगर मैं यही आपको बोलूं इसको भूल जाओ, मैंने बोला फोर्स किसके बराबर होता है, आपने बोला सर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। भाई पढ़ा था सबने, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला यही होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है?
फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, सबको पता है। बट यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन को जी लिख देंगे, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रही है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो रही है। ये जो इसके बीच में एक्सेलरेशन हुई फोर्स में, ग्रेविटी की वजह से जी लिख देंगे। एम से एम कट गया। मुझे बताओ यहां से जी क्या निकल के आया, इसको भूल जाओ, क्योंकि अगर ये इसके बराबर है, इसके बराबर, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो जी की वैल्यू कितनी आई, जी एम बाई आर का स्क्वायर। अगर आपको जी की वैल्यू निकालनी है तो ये एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, अर्थ मान लो, मास ऑफ अर्थ। आर क्या है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ अर्थ। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या है बीच में, दोनों के बीच का डिस्टेंस वही था जो अर्थ का क्या है, रेडियस है। अर्थ का रेडियस है ये सब, हर साइड देखोगे तो अर्थ का रेडियस है। डिस्टेंस क्या बना, रेडियस ही बना। अच्छा जी क्या है सर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना था कि जी की जो वैल्यू होती है वो होती है जी एम बाय आर का स्क्वायर। तो जी क्या हुआ यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है 6.674 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11, आगे जो इसका यूनिट होता है। एम क्या है, जिस भी प्लैनेट पे आप खड़े हो, अभी हम ग्रेविटी निकाल रहे हैं तो अर्थ पे ही खड़े होंगे, क्योंकि अर्थ के रिलेटेड ही ग्रेविटी निकालते हैं, तो मास हो गया उसका। आर क्या है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट, तो उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस वही हुआ जितना आर है, आपके और अर्थ के बीच में डिस्टेंस क्या, आर ही तो हो गया। तो आई थिंक कि यहां तक आप समझ पाए होंगे कि स्मॉल जी की फॉर्मूला कहां से निकल के आता है, स्मॉल जी का, प्लस फोर्स कैसे निकलती है, ऊपर मैंने बताया ग्रेविटेशन फोर्स कैसे निकलती है, एफ का फॉर्मूला। मतलब दोनों में फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन यहां से आने वाले हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि एम का मैंने इंक्रीज किया, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या इफेक्ट आएगा, आप बोलोगे सर बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। डिस्टेंस से बढ़ाया तो जी की वैल्यू कम हो जाती है, हमेशा याद रखना। लेकिन एक कंडीशन और होती है, डिस्टेंस कम करके भी वैल्यू कम होती है, वो कैसे होती है मैं आगे बताऊंगा अभी। अब लिखो, हम यहां से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखो, वेरिएशंस या वेरिएशन इन स्मॉल जी। स्मॉल जी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड, यहां से मोस्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। सबसे पहला देखो कि जी की वैल्यू में क्या क्या फर्क आता है। जैसे आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी, जी जिसको बोलते हैं। बोले कि वैल्यू ऑफ जी जो है, वैल्यू ऑफ जी जो है वो डिक्रीज होगी कब, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से डेप्थ में जाएगा या उसके अपसाइड चलेगा, ऊपर जाएगा फ्रॉम द अर्थ सरफेस। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि ये मान लीजिए अर्थ है, तो आप यहां पे बैठ के मोमोज खा रहे हो, अब आप अर्थ से ऊपर जाओगे या अर्थ के डाउन साइड चलोगे, मतलब आपने क्या किया, जमीन को खोदना शुरू किया, उसके अंदर जा रहे हो सेंटर की तरफ। तो सेंटर पे आपको पता है, सेंटर पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं लिखा होगा, मैक्सिमम अर्थ सरफेस होता है, यहाँ लिखा मैंने, लास्ट पॉइंट देखना। वैल्यू ऑफ जी क्या होती है सेंटर पे, जीरो होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नीचे इसकी साइड जाओगे तो मतलब आप जीरो की साइड चल रहे हो, जी की वैल्यू वहां पे तो वैसे भी जीरो हो जाएगी, और जी बाहर निकालना ही क्यों है, मतलब आप जीरो की साइड बढ़ोगे तो कम होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। अगर कोई पूछे जी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो यहाँ पे आप खड़े हो ना सरफेस ऑफ द अर्थ, वहां पे जी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, हियर इज द मैक्सिमम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट सर, अगर हम अर्थ सरफेस सबसे ज्यादा होता है जहाँ पे, वहां से अगर ऊपर हवा में जाना शुरू करेंगे तो भी जी की वैल्यू कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। अगर हम डाउन टू द अर्थ चले तो भी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ पे सबसे ज्यादा होती है। अच्छा जी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है, यहाँ पे भी मैक्सिमम होती है, कहाँ पे, पोल। अब पोल क्या होता है आपको पता है, पोल क्या होता है, ज्योग्राफी सबने पढ़ा होगा। तो
ऐसे हमारा अर्थ है, गोल नहीं होता, ऐसे होता है। ये सेंटर है, इस तरह ये जो पॉइंट है ये पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ, और ये जो होता है ये इक्वेटर होता है, स्ट्रेट लाइन, इक्वेटर। अब पोल पे ऐसे समझ लो कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम हो, रेडियस कम हो गया, मतलब दूरी कम होगी, तो क्या होगा, जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। तो पोल पे मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर, और अगर हम बात करें इक्वेटर पे तो वहां पे क्या होती है, मिनिमम होती है। ये दोनों पॉइंट भी याद रखना, मैंने पहले बोला ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मोस्ट ऑफ द केस क्वेश्चन पूछा ही जाता है जब भी आपका ग्रेविटेशन से क्वेश्चन आता है। तो सर जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है जहां पे हम खड़े हैं सरफेस पे, पोल पे सरफेस से थोड़ी कम होती है, लेकिन एज कम्पेयर टू इक्वेटर, और पोल की बात करें तो पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम। ठीक है। जी की वैल्यू अगर एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बढ़ जाए तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मतलब देखो अर्थ आपको पता है ये भी ऐसे सर्कल में अपने आप में चक्कर काट रही है। देखो अर्थ एक तो सन के आगे पीछे चक्कर काट रही है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। और रोटेशन क्या होता है, अपने आप के ऊपर भी घूम रही है। जैसे मान लो एक आपने एप्पल लिया, एप्पल में उसके अंदर पेन को आर पार कर दिया सेंटर से, अब उस एप्पल को पकड़ के आप पेन के ऊपर ऐसे घुमा रहे हो, और जो एप्पल घूम रहा है, पेन बीच में पेन है, और जो एप्पल घूम रहा है वो है रोटेशन, और जो अर्थ सन के आगे पीछे घूम रही है वो है रेवोल्यूशन। तो जो रोटेशन होती है उसको बोलते हैं एंगुलर स्पीड। अगर एंगुलर स्पीड बढ़ गई तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, जी की वैल्यू कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, आप फोर्स निकालो, ग्रेविटी ग्रेविटी कम क्यों हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, एक प्लेट ली, प्लेट के अंदर एक छोटा सा स्टोन रखा, अब प्लेट को गोल गोल घुमा रहे हो, जैसे ही घूमना शुरू होगी प्लेट, ज्यादा गोल जोर से घुमाओगे, मतलब वैसे ही अर्थ घूम रही है ना, ज्यादा अगर जोर से घुमाते हो तो वो क्या होगा, जो स्टोन है ना वो निकल के बाहर चला जाएगा, वो यहाँ से छोड़ ही देगा उसको, क्योंकि उसकी ग्रेविटी खत्म होगी, खींचने की ताकत खत्म होगी। तो सेम अगर अर्थ अपनी स्पीड बढ़ा देगी ना तो हमें भी ऐसे ही फेंक देगी ये अर्थ, और अगर कम करेगी तो ज्यादा हो जाएगी, कम करेगी तो ज्यादा हो जाएगी। समझ आई बात की। तो यहाँ पे मैंने इतने पॉइंट बताए, कितने, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में क्या क्या बताया कि सर सबसे पहले हमें याद रखना है कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे सबसे ज्यादा होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ऐसा समझ लो, ग्रेविटी खींचने की ताकत सबसे ज्यादा होती है। ऊपर जाएंगे या डाउन टू द अर्थ जाएंगे तो कम होगी। पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम, दोनों का कंपैरिजन। सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होगा, जीरो होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, जैसे मर्जी करो लेकिन ये पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, और नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। कभी कभी सुना भी होगा आपने, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, ऐसे समझा देता हूँ पहले आपको। देखो एस्केप वेलोसिटी मतलब कोई चीज इतनी स्पीड से चलनी चाहिए, इतनी स्पीड से चलनी चाहिए कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए। देखो अर्थ के आगे पीछे, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ये मान लीजिए अर्थ है। अब अर्थ कहां तक अपने चीज को अपने साइड खींच सकती है, वो होती है आपकी मैग्नेटिक, और सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके ऊपर यहां आ जाओगे ना तो अर्थ आपको नहीं खींच पाएगी, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया, बीच में ग्रेविटी खत्म होगी। तो यहाँ पे आप फ्री फॉल करोगे, आपका वेट जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका वेट क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वजह से तो है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एस्केप, एस्केप मतलब भाग जाना, ऐसी वेलोसिटी जो अर्थ से भाग जाए, अर्थ से ग्रेविटी से बाहर निकल जाए। तो वो क्या पॉसिबल कब होगा, तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहां से चीज को इतनी जोर से थ्रो किया जाए कि वो इतनी स्पीड से ऊपर जाए कि वो ग्रेविटी जो है अर्थ की उसको पार कर जाए, फिर वापस कभी नहीं आए। यही बोला देखो, escape velocity is that minimum velocity with which a body should be projected, projected मतलब projector थ्रो किया, आपने फेंक दिया, from the surface of the earth, अर्थ की सरफेस से खड़े होके, so as it goes out of gravitational field, और क्या हो, जो ग्रेविटेशनल फील्ड से आउट चली जाए, एंड नेवर रिटर्न टू द अर्थ, और कभी वापस ना आए। तो कोई पूछिए सर एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, बोला कि ऐसी वेलोसिटी कि उसको इस तरीके से थ्रो करूं कि वो कभी भी अर्थ पे वापस ना आए, अर्थ की फील्ड को पार कर जाए, मैं जो उसकी ग्रेविटेशन फील्ड है जहां तक खींचने की ताकत है उसको पार कर जाए। अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी वो होती कितनी है, मतलब चीज को कितनी जोर से फेंका जाए कि ये पॉसिबल हो सकता है कि अर्थ की ग्रेविटी को पार कर सकते हो। जैसे आप कुछ भी फेंकते हो तो वापस अर्थ पे आ जाती है, क्यों, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी इतनी नहीं बन पाती है। जैसे रॉकेट लॉन्च होते हैं जो
स्पेस में जाते हैं तो उनकी इतनी स्पीड होती है तभी वो ग्रेविटी को पार कर पाते हैं। वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा होती है। मतलब 11.2 किलोमीटर चलनी चाहिए पर सेकंड के हिसाब से, इतनी एक्सीलरेशन होनी चाहिए। किलोमीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर सेकंड कर लो इसको, एक सेकंड रुकना, इसको किलोमीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन नहीं वेलोसिटी की बात हो रही है। तो कितना होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर बात करें मून की तो वही वो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है, इसका भी सेकंड कर लेना क्योंकि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी और सॉरी वेलोसिटी की। तो इसमें भी क्या आ जाएगा 2.4, देखो कितनी कम है आज के कंपेयर में। क्यों कम है? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है, मास भी छोटा है मून का एज कम्पेयर टू अर्थ, तो इसलिए वहां पे कोई भी एटमोस्फेयर भी नहीं होता। मून पे एटमोस्फेयर नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे जो उसकी गैसेस वगैरह जिसको भी अर्थ अपनी तरफ खींच के रखती है, वहां पे एक क्लाइमेट बना हुआ है, वो उसको खींचने की ताकत नहीं होती। तो बोला जाता है, और ये प्रूफ है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में, कि जो जी की वैल्यू है एज कम्पेयर टू मून वो 1/6 है। मतलब एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो खींचने की ताकत है वो मून के पास 1/6 है अर्थ की। खाली अर्थ की अगर 60 होगी तो 1/6 निकालो 10 आएगी खाली। तो इसलिए बोला जाता है कि जो वेट होगा मून के ऊपर वो 1/6 होगा एज कम्पेयर टू अर्थ। अगर कल को क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, लेट अस सपोज क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन का वेट है 60 kg ऑन अर्थ, तो मुझे बताइए मून पे कितना होगा। तो मून पे कितना होगा? सर मून पे 1/6 ऑफ द अर्थ होता है क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी है, ग्रेविटी की वजह से मास होता है। तो अर्थ पे कितना? 60, दैट मीन्स 10 kg। अगर आप 60 kg के अर्थ के ऊपर मून पे जाओगे तो आपका वेट होगा 10 kg। और 10 kg मतलब कोई भी उठा के पटक देगा आपको, छोटा बच्चे बन के आप 10 kg क्या होता है। अगर 100 kg है तो 1/6 निकालो, लगभग 16.66 आ जाएगा, मतलब 16.5 kg की आप वहां पे। तो इसलिए आप मोटे नहीं हो, सिर्फ आप गलत प्लेनेट पे खड़े हो, बाकी कुछ नहीं है, आप फिट हो अपने आप में। तो ये हो गया आपका क्या? एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है मैंने बता दिया, एक ऐसी वेलोसिटी जिसको किसी चीज को थ्रो किया जाए, प्रोजेक्ट किया जाए कि वो अर्थ की ग्रेविटी को पार कर जाए, कभी वापस ना आए। जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मून की 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। और जी की वैल्यू क्या होती है अर्थ और मून के कंपैरिजन में, वो मैंने आपको बता दिया। आई होप एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखिए मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए देख लीजिए मास और वेट में क्या फर्क होता है। मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे देखिए मास क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। मास क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लेकिन वेट क्या है? अगर हम बात करें, मास किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की। लेकिन वेट क्या है? ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ग्रेविटी के इफेक्ट पे। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा वेट हो जाएगा। अगर आपका वेट 100 kg है और अगर आप स्पेस में जाते हो, मतलब ग्रेविटी से बाहर चले जाते हो अर्थ की, तो वहां पे आपका वेट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। तो ये इसका वेट जो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है इज द सेम एवरीवेयर, मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ये मैंने बताया भी था आपको बेसिक क्लासेस में। जो मास है ये क्या है? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। भाई अगर आपके पास एक पेन है, आप मून पे चले जाते हो, क्या पेन छोटा हो जाएगा? पेन तो वही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें वेट की, तो वेट किस पे डिपेंड करता है? वेट इंक्रीज और डिक्रीज विद हाइट और हाइयर और लोअर ग्रेविटी। अगर हम ग्रेविटी बढ़ा देंगे तो वेट बढ़ जाएगा, ग्रेविटी कम कर देंगे तो वेट कम हो जाएगा। जैसे अर्थ पे खड़े हो तो ग्रेविटी ज्यादा है, आपका वेट 70 kg है या 60 kg है। लेकिन मून पे चले जाते हो, वहां पे वेट 10 kg बचेगा 60 का। क्यों? क्योंकि वहां पे कम होगी ग्रेविटी। तो सीधी सी बात है, जो वेट है वो ग्रेविटी के रिलेटेड है, मास आपका सिंपल जो आपको दिख रहा है वही मास है। पेन दिख रहा है, पेन मास है, आपकी बॉडी पूरा मास है। लेकिन मास कैन नेवर बी जीरो। अगर आपको कुछ दिख रहा है मास, वो जीरो कभी नहीं होता, कुछ ना कुछ होगा, चाहे डेसिमल में होगा। लेकिन वेट जीरो हो सकता है क्योंकि ग्रेविटी जहां पे नहीं हुई स्पेस पे, वहां पे तो वैसे भी जीरो होगा। आगे बोल रहे कि मास जो है वो अकॉर्डिंग टू लोकेशन चेंज होता है, वही मैंने बता दिया। अगर आप
अर्थ से मून पे चले जाएंगे, लोकेशन चेंज करी तो चेंज होगा, स्पेस में चले जाए तो भी चेंज होगा, लेकिन मास जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट अभी ऊपर लिखवा दिया, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लोकेशन चेंज होता है। वेट कैसे निकलता है ये आप सबको पता होना चाहिए। वेट निकालने का तरीका क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, मतलब कितना मास है वही आपका वेट होगा। देखो अगर आपको अपना वेट निकालना है, मान लीजिए किसी चीज का वेट कितना है 10 किलोग्राम, और अर्थ पे हो ग्रेविटी कितनी है 9.8, प्रोटेक्ट करो यही आपका वेट हो जाएगा, वही आपका वेट हो जाएगा। अगर ग्रेविटी कम होगी तो वेट कम हो जाएगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी को प्रोटेक्ट करो वही वेट निकल के आता है। जो मास है वो कैसी क्वांटिटी है आपकी, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी मैंने पढ़ाया था, क्योंकि इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी अपनी डायरेक्शन भी होती है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, सो ग्रेविटी उसमें होती है। मास जो होता है वो उसको हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम से किलोग्राम में। भाई मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और उसको हम ग्राम्स में भी कर लेते हैं, लेकिन इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये फोर्स ही तो है, फोर्स ही तो लग रही है जिसकी वजह से आपका वेट हो रहा है। तो इसका जो यूनिट है वो क्या होता है, याद रखना, इसका यूनिट न्यूटन होता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया वेट का, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। याद रखना ये न्यूटन होता है। यूनिट ऑफ फोर्स का भी यही होता है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स ही होती है। फोर्स लग रही है तो वेट है, अगर फोर्स नहीं लग रही है तो वेट जीरो होगा। तो आई होप मास और वेट में कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी मैंने बताया भी था, और यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट एक अदर कंसेप्ट पढ़ते हैं, देन क्लास को खत्म करते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट, अगर एक इंसान लिफ्ट के अंदर बैठा है तो उसकी उसके वेट को क्या इफेक्ट पड़ेगा, लिफ्ट चल रही है रुकी है क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सबसे पहली कंडीशन ध्यान से देखिएगा, वो ये है कि अगर एक लिफ्ट कैसी है, एक लिफ्ट कैसी है, स्टेशनरी है। अगर एक लिफ्ट कैसी है, ये देखिए, इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो आप लिफ्ट के अंदर बैठे हो और वो एक जैसी स्पीड से चल रही है या नीचे उतर रही है, अपवर्ड हो सकती है डाउनवर्ड हो सकती है। तो जो इंसान का अपना वेट होता है जितना एक्चुअल में है, उतना ही वेट उसका एक्चुअल में होगा, वही वेट उस टाइम होगा, कोई कम या ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चलने से ना तो आपकी एक्सीलरेशन बढ़ती है ना ही कम होती है, तो वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको याद रखना है कि अगर कोई चीज स्टेशनरी एक जगह खड़े हो या वो एक जैसी स्पीड से चल रही है, तो आपका जो बॉडी वेट वही रहेगा। इज दैट क्लियर, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर लिफ्ट अगर लिफ्ट कैसे चल रही है, गोइंग अप विद एक्सेलरेशन, कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन के साथ, देन जो उस टाइम पे वेट अपीयर होगा वो बॉडी का क्या होगा, मोर होगा आपके एक्चुअल वेट से। मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आप एक लिफ्ट में बैठे हो, अगर आप एक लिफ्ट में बैठे हो और वो लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, ऊपर चल रही है, तो आपकी बॉडी वेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। आपको फील, कभी आपने लिफ्ट में फील किया होगा, जैसे लिफ्ट ऊपर चलना स्टार्ट होती है तो आपको नीचे दबाव फील होता है पैरों पे, ऐसा लगता है आपका वेट बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि वो ऊपर चल रहा है तो आपका वेट बढ़ जाएगा। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि अगर एक इंसान लिफ्ट के अंदर बैठा है, लिफ्ट अपवर्ड चल रही है, बताइए उसकी वेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आंसर देना कि वेट बढ़ जाएगा। और वही अगर डाउन आता है तो वेट कम हो जाएगा। अगर वो नीचे आ रहा है, जब लिफ्ट नीचे आते हैं ना, आपको भी लगेगा कि हल्का हल्का फील होता है, क्योंकि वो नीचे से आपके पैरों के नीचे से निकल रही होती है। तो आपका वेट तब होगा जब आप नीचे जमीन पे लगे हो, आपकी फोर्स पड़ रही है। तो नीचे आते टाइम वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है एज कम्पेयर टू जो आपका ओरिजिनल वेट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मान लो इफ द रॉड ऑफ द लिफ्ट इज ब्रोकन, जिसके साथ लिफ्ट बंधी हुई वही टूट जाती है, या बोलते हैं कि अगर वो फ्रीली फॉल कर रही है, एकदम से फ्री फॉल कर रही है, तो इस हिसाब से जब ये सिचुएशन बनेगी, देन वेट ऑफ द बॉडी इन द लिफ्ट बिकम्स जीरो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोला जाए आप फ्री फॉल कर रहे हो लिफ्ट के अंदर, आपका वेट कितना होगा, तो आंसर होगा जीरो। भाई वेट तब होगा ना जब आपके नीचे पैर लग रहे होंगे और ऊपर प्रेशर पड़ रहा होगा। आपके पैर ही नीचे नहीं लगेंगे जमीन पे, तो आपका सर ऊपर लग जाएगा। दैट मीन्स कि इस केस में, इस सिचुएशन के अंदर आपका वेट जीरो होता है। फ्रीली फॉल करो या कंडीशन दे दे कि आपका जो रॉड है लिफ्ट को टूट जाता है, तो इस केस में कोई भी हो, आप नहीं कोई भी चीज हो, हम उसकी बात कर रहे हैं जनरली, कि अगर वो टूट जाता है तो ऐसी केस के अंदर वेट ऑफ द बॉडी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
और दिस इज द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस। तो इस कंडीशन को हम लोग वेटलेसनेस बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं वेट है ही नहीं है। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक बॉडी का लिफ्ट के अंदर वेट कम ज्यादा कब होता है। जब ऊपर जाते हैं तो वेट बढ़ता है, नीचे जाते हैं वेट कम होता है। यूनिफॉर्म रहेगा, स्टेशनरी रहेगा तो वेट वही रहेगा जो आपका होगा, जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना, वही रहेगा जो आपका होगा। लेकिन अगर टूट जाती है, एकदम से फ्री फॉल करती है, देन उसके अंदर बॉडी का वेट उस टाइम जीरो होगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वेटलेसनेस कंडीशन है। आई होप समझ पाए होंगे। तो यहां तक मैंने आपको जो बताया बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। लास्ट छोटा सा टॉपिक देखिए, सैटेलाइट, देन आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट क्या होते हैं। देखो सैटेलाइट क्या है, आप आर्टिफिशियल बनाते हो या वो क्या हो सकता है, नेचुरली हो सकता है। जैसे मून क्या है, अर्थ का एक सैटेलाइट है। मून क्या है, अर्थ का एक सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट मेनली जो होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं। या तो वो पोलर हो सकते हैं, जब वो कैसे हो सकते हैं, जियो स्टेशनरी। जियो स्टेशनरी, और जियो स्टेशनरी को हम क्या बोल देते हैं, सिंक्रोनस। तो दो ही प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है, ये आपके पोल है नॉर्थ और साउथ। तो एक सैटेलाइट ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पोल्स के आगे पीछे चक्कर काटते हैं। जैसे वो इस साइड से ऐसे चक्कर काटेंगे। और जो जियो स्टेशनरी होते हैं वो क्या होते हैं, वो अर्थ के जो इक्वेटर होता है ना उसके आगे पीछे चक्कर काटते हैं। लेकिन वो एक जगह फिक्स होते हैं। कैसे, आगे इसकी एग्जांपल आएगी, मैं आपको समझाऊंगा कैसे चक्कर काटता है। चलो अभी समझ लो। देखो अर्थ आपकी रोटेट कर रही है कैसे, तो इस डायरेक्शन में। जैसे मैंने बोल दिया कि ये मान लीजिए एक आपकी रॉड है, यहाँ पे मैंने एप्पल के बीच में से इसको रॉड को निकाला हुआ है, यहाँ पे ये आपका एप्पल है। अब एप्पल को, इस रॉड को फिक्स रखो, इसको रोटेट करो। तो इसको आप रोटेट कर रहे हो, तो ये जो इस एप्पल, जो एप्पल जो है जो रॉड के ऊपर रोटेट हो रहा है, दैट इज नोन एज रोटेशन। और इसके आगे पीछे घूमने को बोलते हैं रेवोल्यूशन। जैसे जो अर्थ है वो उसके अंदर रोटेशन भी हो रही है, रेवोल्यूशन भी हो रही है। यहाँ पे अर्थ तो अपने हिसाब से ऐसे घूम रही है, रोटेशन कर रही है, और ये उसके चक्कर भी लगा रही है सन के। लेकिन जो पोलर सैटेलाइट होंगे वो क्या करेगा, वो अर्थ के आगे पीछे पूरा चक्कर काटेगा। और इसको चक्कर काटने में लगभग 84 मिनट लगते हैं, 84 मिनट। लेकिन जियो स्टेशनरी मतलब एक जगह रहेगा, ऐसा नहीं ये चल नहीं रहा होता, ये भी चल रहा होता है। लेकिन मान लो ये इंडिया है, यहाँ पे इंडिया ने अपना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया। तो अपनी अर्थ की हाइट से कोई 800 किलोमीटर की दूरी पे होता है ये होता है 36,000, ये वाला सॉरी 36,000 किलोमीटर होता है ये। आगे आएगा पॉइंट। तो इतनी दूर जाके एक जगह स्टैंड हो गया, अब इंडिया के सामने इसको रहना है। अब भाई अर्थ जो है वो भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, अर्थ भी रोटेट होती जा रही है। और उसके साथ साथ ये भी उसी हिसाब से रोटेशन, अगर इंडिया यहाँ आ गया तो ये भी यहाँ आ जाएगा। इंडिया यहाँ का मतलब एक जगह अर्थ इंडिया के सामने ही रहेगा। तो ऐसा नहीं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, अर्थ भी रोटेट हो रही है, ये भी रोटेट हो रहा है। लेकिन ये अर्थ एक जगह खड़ी होगी तो ये चल के ऐसे होगा तो वो रेवोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ चल रहा है, उसको रेवोल्यूशन नहीं बोलेंगे, इसके रोटेशन के साथ चल रहा है। तो इसको पूरा करने में भी उतना ही टाइम लगता है इतना अर्थ को पूरा। जैसे यहाँ पे इंडिया है, पूरा रोटेशन करके यहाँ पे आ गया तो 24 घंटे लगते हैं पूरी रोटेशन होने में अर्थ को। तो 24 घंटे ही इसको लगेंगे। तो ये दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक पोलर एक जियो स्टेशनरी। तो दोनों सैटेलाइट में फर्क क्या होता है समझ आ गया होगा। जियो स्टेशनरी एक जगह, एक समझ सकते हो, एक जगह खड़ा है ये, क्यों, क्योंकि इंडिया के सामने, तो इंडिया के सामने ही रहेगा। इंडिया अगर रोटेट हो रहा है तो ये भी साथ साथ रोटेट होगा, तो रहेगा सामने ही, पता नहीं चलेगा। लेकिन पोलर क्या होता है, वो अपनी स्पीड से चलता रहता है। लेकिन उसकी जो चलने की स्पीड वो कहाँ से आती है, वो ऑर्बिट के जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है उसकी वजह से होता है। जैसे अर्थ जो है सन के आगे पीछे कैसे चक्कर काट रही है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। यहाँ पे देखिए सैटेलाइट क्या होते हैं, सैटेलाइट कैसे हो सकते हैं, सैटेलाइट में भी नेचुरल हो सकते हैं या आर्टिफिशियल हो सकते हैं। ये नेचुरल आर्टिफिशियल बॉडी होती है जो क्या करती हैं, रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट के आगे पीछे चक्कर लगाती हैं इट्स ग्रेविटेशनल डायरेक्शन की वजह, अट्रैक्शन की वजह से। तो अर्थ के आगे पीछे चक्कर कैसे काट रहे हैं, क्योंकि उनकी ग्रेविटेशन का जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से चक्कर काट रहे हैं। जैसे अर्थ सन का काट रहे हैं, वैसे ही होता है। जो ऑर्बिट स्पीड ऑफ सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपकी ये अर्थ है। अब इसका ये ऑर्बिट होंगे, ये इसके ऑर्बिट होंगे, जहां पे चक्कर किस ऑर्बिट में चक्कर काटना है। तो ये इसकी जो स्पीड है ना वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर,
मास के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? मास के ऊपर इंडिपेंडेंट होती है और सिर्फ डिपेंड करेगी उसका रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से यहां से कितना रेडियस है, अगर कम है ज्यादा है उसी हिसाब से स्पीड मैटर करेगी। तो अगर आपको कोई पूछा जाए कि ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो आंसर क्या देना है? ऑर्बिट का रेडियस कितना है, सैटेलाइट कितनी दूर है। आगे बोला जाता है द ऑर्बिट स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट नियर सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम बात करें जो ऑर्बिट स्पीड में अभी जो बात कर रहा हूँ, सैटेलाइट कितनी स्पीड से चलेगा, सैटेलाइट वो अगर नियर अर्थ के नियर है तो वो होगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। हर सेकंड में 7.9 किलोमीटर चलेगा। इट टेक्स 1 hours 24 minutes टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। जैसे ये किसकी बात हो रही है? ये पोलर की बात हो रही है। कैसा सैटेलाइट है ये सैटेलाइट? कैसे? पोलर सैटेलाइट है। तो ये अर्थ के ऐसे चक्कर लगाएगा पोल पोल के ऊपर, नॉर्थ से साउथ, साउथ से वो ऐसे। तो ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए कि जो ऑर्बिट स्पीड ऑफ सैटेलाइट नियर द अर्थ सरफेस कितनी होती है, आंसर देना आपको 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये कंप्लीट करने में एक रेवोल्यूशन को कितनी जल्दी पूरा करा, 1 घंटे 24 मिनट के अंदर। बोले कि जो भी चीज एवरीथिंग इनसाइड द सैटेलाइट इज क्या होगी? वेटलेसनेस होगी। अगर सैटेलाइट के अंदर कोई चीज रखी है तो उसका वेट क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? पीरियड्स ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? मतलब रेवोल्यूशन का पूरा अर्थ का चक्कर लगाना उसको बोलता है रेवोल्यूशन। वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ऊपर मैंने फिर बताया स्पीड भी मास का इंडिपेंडेंट है और चक्कर कितने टाइम में पूरा भी ये भी इंडिपेंडेंट है। ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। आगे देखिए दो तरह। तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई पूछे स्पीड या कितने टाइम में रेवोल्यूशन होगा तो किस पे डिपेंड करता है? मास पे तो इंडिपेंडेंट होगी, याद रखना। अच्छा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की मैं बात कर रहा था। क्या होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? इट टेक्स सेम टाइम एज अर्थ रोटेशन। जितने टाइम में अर्थ रोटेट करती है उतने में ये रेवोल्यूशन पूरा करते हैं। मतलब अर्थ के देखा जाए चक्कर कितने टाइम में पूरा कर रहा है अर्थ के आगे पीछे का, उतने टाइम में। क्यों रहेगा? तो सामने ही। व्हेन रिवोल्व्स इन इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल मतलब एक ही जगह खड़ा है ये, यहाँ पे सामने रहेगा, इंडिया के सामने रहेगा। तो प्लेन इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। देखो यहाँ से ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बनता है, आपको मैंने बता दिया। अगर पूछा जाए अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करती है, रोटेट करती है, आंसर होगा वेस्ट से वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये होता है डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और इसी इक्वेटर पे यहाँ पे है सेटेलाइट। तो अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये भी इसके साथ साथ आएगा, रहेगा सामने, लेकिन रिवॉल्व तो कर ही रहा है ना। तो ये रिवॉल्व करने का उतना ही टाइम लेगा जितना उसका रोटेशन का टाइम होगा, डेट इज 24 आवर्स। तो 24 घंटे में ये अपना चक्कर पूरा कर लेता है। कोई भी जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होगा वो 24 आवर्स के अंदर अपना चक्कर कंप्लीट कर लेगा, रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। तो ये जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होते हैं, मैंने बताया था ऊपर। हाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है पेपर में। व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट? वो अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। बाकी मैंने आपको बता दिया कितना टाइम लगता है, 24 घंटे, क्योंकि ये रहेगा इक्वेटर के ऊपर, सामने रहेगा तो उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम में अर्थ रोटेट कर रही है। आगे पोलर सैटेलाइट की बात करें तो ये कितने टाइम में पूरा कर रहा था, मैंने बताया था आपको। ये 800 किलोमीटर होता है, यहाँ 8,000 लिख दिया, देखने यहाँ पे। ये होता है 800 किलोमीटर। कितना होता है? 800 किलोमीटर। और टाइम पीरियड कितना होता है? 84 मिनट। ये मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन कर दिया। कितना टाइम होता है? 84 मिनट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पोलर सैटेलाइट कैसे घूमता है? पोल के ऊपर, पोल से पोल चलता है। इसका टाइम होता है 84 मिनट, बहुत जल्दी चलता है, 1 1.5 घंटे में पूरा कर देता है। लेकिन बात करें अगर हम जियो स्टेशनरी की तो पूरे 24 घंटे लगते हैं। तो यही वो सैटेलाइट है जो हमें किसके काम आते हैं? यही हमें वेदर फॉरकास्टिंग करके बताते हैं, और यही में मैपिंग वगैरह करनी हो किसी लोकेशन, जैसे रोड की मैपिंग करनी किसी भी चीज की, तो सैटेलाइट जो व्यू देखते हो वो यही होते हैं। तो ये दोनों सैटेलाइट इसके काम आते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग प्लस मैपिंग के काम आते हैं। तो ये है आपके सैटेलाइट, दो तरह के होते हैं, पोलर और जियो स्टेशनरी। और इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एक 84 मिनट में पूरा करता है, एक कितने मिनट में, एक 24 घंटे में पूरा करता है। दोनों की दूरी कितनी कितनी होती है ये मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो ये था आपका पूरा की पूरा ग्रेविटेशन का क्लास। इसमें हमें बहुत सारी चीजें पढ़ी आज, और आई होप ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। और नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, तो आपको साथ साथ रिवाइज करना है और इसको बार बार देखते रहना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाँ, बाकी बीएमसी क्लासेस विद अजय यूट्यूब चैनल है,
उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बीएमसी क्लासेस विद अजय टेलीग्राम चैनल भी है।